आप सभी का हमारे चैनल राहुल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका हेडिंग है कुंडली कैसे देखें। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया, सेल्फ मेड वीडियो है। मैं इसको 8-10 दिन से बना रहा था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद घर बैठे बैठे अपनी कुंडली को समझ सकते हैं। दूसरों की कुंडली देख के आप कुंडली देखना समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कुंडली को कैसे देखा जाता है, कुंडली देखना कैसे शुरू करें। अगर आप जन्म पत्र देखने में इंटरेस्टेड हैं, या आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, या आप खुद की जन्म पत्र के बारे में जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई ज्योतिषी आपको अच्छी सलाह नहीं दे रहा है, आप खुद ही ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि ये वीडियो बहुत लंबा है, तो एक बार में वीडियो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपको यहाँ काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देना भी होगा। जैसे बीच में अगर कहीं लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ तो कुछ कन्फ्यूजन भी रहेगा। तो आप जितनी ज़्यादा बार इस वीडियो को देखेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एक खाली चार्ट है बिल्कुल। इसको देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। इसको आप कागज़ पेन पे बना के भी देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सा भाव कौन सा होता है, किस भाव से किस तरह का फल मिलता है। ये जस्ट मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाए हुए हैं। इन डायग्राम की मदद से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के जो खाने होते हैं, तो कौन सा भाव प्रथम भाव देते हो। अभी मैं सारा बताऊंगा थोड़ी देर से, आप जस्ट एक बार इसकी तरफ देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कुंडली इस तरह की होती है, कुंडली इस तरह से बनाई जाती है। एक खाली कुंडली है, अभी हम थोड़ी देर में इसमें भरेंगे। आप देखिए कहाँ पे क्या नंबर आता है, कहाँ पे क्या राशि आती है, मैं सब इसमें लिखने वाला हूँ। तो आप एक बार बस समझिए कि ये एक कुंडली का जस्ट एक तरह से खाली किताब है, ये जो सामने दिया हुआ है। अब हम इसमें ग्रह भरने वाले हैं। और ज्योतिष एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है, डेफिनेटली इसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। अब देखिए, आप स्क्रीन पे आपको 12 भाव दिख रहे हैं। अभी मैं आपको खाली कुंडली दिखा रहा था। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, प्रथम भाव जहाँ लिखा हुआ है उसको प्रथम भाव कहते हैं, द्वितीय भाव जहाँ लिखा हुआ है उसको द्वितीय भाव कहते हैं, तृतीय भाव जहाँ लिखा हुआ है उसको तृतीय भाव कहते हैं, चतुर्थ भाव जहाँ लिखा हुआ है उसको चतुर्थ भाव कहते हैं, पंचम भाव जहाँ लिखा हुआ है उसको पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। तो इस तरह से अपन 1 से 12वें भाव की तरफ बढ़ते हैं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। एक भाव से 12 भाव तक कैसे जाया जाता है, आप बिल्कुल आसान भाषा में एकदम लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा आसानी से कोई भी नहीं समझा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक कैसे इसमें दिखाया हुआ है। अब इसमें कौन से भाव शुभ होते हैं, कौन से भाव अशुभ होते हैं, ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये वाला जो पोर्शन है केवल ये दिखाने के लिए कि भाव किसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक आप इस वीडियो को पॉज करके भी, यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके भी समझ सकते हैं, ताकि आपको एक बार समझ में बैठ जाएगी स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। अगले जो राशि जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो 1, 4, 7, 10 लिखा हुआ है, इनको केंद्र भाव बोलते हैं। तो ये केंद्र भाव बहुत ही शुभ होते हैं, इनमें जो भी ग्रह बैठते हैं वो अच्छा फल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1, 4, 7, 10 जहाँ लिखा हुआ है, इन भावों में अगर ज़्यादा ग्रह बैठते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। और 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है इसको लग्न कहते हैं। ये सबसे मेन भाव होता है, ये आपके खुद का भाव होता है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप खुद कैसे हैं। तो 1 नंबर का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है पूरी कुंडली में। एक तरह से बोला जाए कि अगर 50% कुंडली का अगर कहीं से परिणाम मिलता है तो केंद्र भाव 1 नंबर केंद्र भाव से मिलता है। बाकी चारों में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो अच्छे प्रभाव मिलते हैं। अगली स्क्रीन पर देखिए त्रिकोण भाव दिखाए हुए हैं, जिनमें अगेन 1 नंबर भी दिया हुआ है, क्योंकि लगन भाव है तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। अगर इनमें अच्छे ग्रह बैठते हैं या बुरे ग्रह भी बैठते हैं तो भी इनमें अच्छा ही फल देते हैं। तो 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर को कुंडली का सबसे शुभ भाव कहा गया है। तो अगर इनमें कोई ग्रह बैठते हैं तो वो ग्रह हमेशा अच्छे फल देते हैं। और चूँकि अभी शुरुआत है तो भी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन एक बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये त्रिकोण भाव होता क्या है और इनमें इनमें कोई ग्रह बैठता है तो वो किस तरह का फल देता है। तो आप अभी ये समझ लीजिए बस कि अगर 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर यानी प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव में कोई ग्रह बैठता है तो बहुत ही शुभ फल देता है, उस घर से संबंधित अच्छे फल देता है। और जहाँ से दृष्टि संबंध बनाता है वहाँ पे भी अपने अच्छे फल देता है। अब ये दृष्टि संबंध क्या होता है, ग्रहों की युति क्या होती है, आपको आगे समझ में आएगी। अभी जस्ट यही समझ लीजिए कि ये जो त्रिकोण भाव है यहाँ बैठे हुए अच्छा फल देते हैं। अगली स्क्रीन पे देखिए त्रिग्भाव दिखाए गए हैं, 6, 8, 12 जहाँ लिखा हुआ है ये त्रिग्भाव दिखाए गए हैं, ये अशुभ प्रभाव देते हैं। अगर आपकी कुंडली में इन इन भावों में कोई ग्रह है तो वो
निश्चित रूप से कभी न कभी अशुभ फल जरूर देते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ अपवाद है, आप केवल एक चीज़ देख के ये नहीं बोल सकते कि ये अशुभ फल ही देगा, लेकिन मेजरली अशुभ फल ही देते हैं। छठा भाव बीमारी का भाव माना गया है। आठवां भाव जो है आकस्मिक घटनाओं का माना गया है। 12वां भाव जो है नुकसान का घर माना गया है। तो 6, 8, 12 में अगर ज़्यादा ग्रह बैठते हैं तो ये ज़्यादातर नुकसान ही देखा गया है। हालांकि इसमें भी कई बार कई तरह की स्थितियाँ बनती है, कई तरह के राजयोग भी बन जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में भी दिखाऊंगा ऐसा कैसे होता है। लेकिन एक मोटा मोटा समझे तो 6, 8, 12 भाव अच्छा भाव नहीं माना गया है। जहाँ तक हो इन भावों में कम ग्रह बैठना चाहिए। अगर इन भावों में कम ग्रह बैठते हैं तो ये आदमी के पूरे ओवरऑल हेल्थ, करियर और सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। अगली स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपको दिखाया हुआ है कि प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक कौन सा भाव क्या दिखाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो आप इसको पॉज करके भी समझ सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला भाव आदमी के खुद के भाव को दिखाता है, यानी आदमी खुद कैसा है, क्या सोचता है, उसका खुद का फिजिकल कैसा है, दिमाग कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। दूसरा भाव अगर आप देखें तो वाणी का भाव होता है और पैसे का भाव होता है। तो अगर इसका विचार करना हो तो दूसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव को देखें तो तीसरा भाव जो है छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरा जो भाव होता है वो फ्रेंड सर्किल का होता है। तीसरा जो है वो जर्नलिज्म, पत्रकारिता का भी होता है, आपके साहस का भी होता है। चौथा भाव अगर आप देखें तो माता का होता है, सुख का होता है, जमीन जायदाद का होता है। तो चौथा भाव इन चीज़ों को दिखाता है। मेरे बोलने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप खुद स्क्रीन पे देखें, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। पांचवा भाव जो है वो संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, अचानक धन प्राप्ति, इस तरह की चीज़ों के लिए पांचवें भाव का विचार किया जाता है। प्रेम संबंध के लिए पांचवें भाव का विचार किया जाता है। छठे भाव का देखें तो अगर आप पे कोई मुकदमेबाजी, कोई बीमारी है, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई डेप्ट है, तो उसके लिए छठा भाव देखा जाता है। सातवां भाव जो है वो शादी के लिए देखा जाता है, जीवन साथी के लिए देखा जाता है। सातवां भाव से मृत्यु का भी बोध किया जाता है। आठवां भाव जो है आदमी के जीवन की आयु का देखा जाता है। कुछ आकस्मिक घटनाएं जो होती है वो हमेशा आठवें भाव की वजह से ही होती है, अगर किसी के जीवन में हुई है। नवा भाव धर्म का भाव है, आप देख सकते हैं। 10वां भाव जो आपके प्रोफेशन का भाव है, 10वें भाव से आपके कर्म स्थान को देखा जाता है। 10वें भाव की मदद से ये देखा जा सकता है कि आप कौन सा कारोबार करेंगे। 10वें भाव के उससे ये भी देखा जा सकता है कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आपकी रुचि किस फील्ड में होगी, आप नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, इसके लिए भी 10वें भाव से विचार किया जाता है। 11वां भाव जो है लाभ का भाव होता है, उपलब्धि का भाव होता है, बड़े भाई बहन का भाव होता है। तो 11वां भाव भी लाभ का भाव है और 11वें भाव में अच्छे ग्रहों की उपस्थिति अच्छा लाभ दिखाता है। 12वां भाव जो है नुकसान का है, हानि का है, विदेश का है। पुराने ज़माने में विदेश अच्छा नहीं माना जाता था, हालांकि आजकल विदेश को अच्छा माना जाता है। तो इस घर को उतना बुरा नहीं बोल सकते, पर फिर भी ये नुकसान का भाव है। हालांकि ये विदेश में सफलता भी दिखा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रथम भाव से द्वादश भाव तक कुछ एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आप इसको पहुँच करके खुद ही समझने की कोशिश कीजिए कौन सा भाव क्या दिखाता है, और फिर वहाँ उसके बाद कौन से ग्रह उपस्थित होंगे, उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि अगर अच्छे ग्रह हैं तो उस घर से संबंधित या उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे, और अगर वहाँ बुरे ग्रह हैं तो उस भाव से संबंधित आपको बुरा परिणाम भी मिल सकता है। अगली स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपको राशि दिखाई हुई है जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। हालांकि आप इसमें कन्फ्यूजन मत रखिए कि यहाँ 1 नंबर कैसे आया, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेट कर देगा। ये पुराने ज़माने में होता था कि जब कंप्यूटर नहीं थे तो मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था, तब 1, 2, 3, 4 कहाँ आएगा ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता था। लोग पंचांग देख के निश्चित करते थे कि कहाँ क्या आएगा। लेकिन आज कंप्यूटर का ज़माना है, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि 1, 2, 3 कहाँ आ रहा है, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक दे देगा। ठीक है, तो आप देखिए राशि एक नंबर में मेष राशि होती है, जैसा सभी जानते हैं। 2 नंबर पे वृषभ राशि होती है जिसे हम टॉरस भी कहते हैं। 3 नंबर की मिथुन राशि होती है जिसे हम जेमिनी कहते हैं। 4 नंबर में कर्क राशि होती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। 5 नंबर में सिंह राशि होती है जिसे हम लियो कहते हैं। 6 नंबर में कन्या राशि होती है जिसे हम कन्या को वर्गो कहते हैं। 7 में तुला राशि जिसे हम लिब्रा कहते हैं। 8 में स्कॉर्पियो है जिसे हम वृश्चिक कहते हैं। 9 में धनु राशि है जिसे हम व्हाट कॉल्स इन इंग्लिश सेजिटेरियस कहते हैं। 10 में मकर राशि है जिसे हम कैप्रिकॉन कहते हैं। 11 में हमारी जो है कुंभ राशि है जिसे हम 11 कुंभ राशि है, ठीक है। 12 में मीन राशि पाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप 1 से 12 तक देख सकते हैं। मैंने जस्ट एक समझाया हुआ है कि राशि किस किस राशि में आप जो है राशि को समझ सकते हैं। 1 नंबर मेष राशि से लेके 12 मीन राशि तक आप इसमें देख के समझ सकते हैं।
लेकिन ये भाव नहीं है, ये केवल राशि का बताया हुआ है। अगर 1 नंबर है तो मेष राशि को दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रथम भाव को मेष राशि कहते हैं। जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है उसको मेष राशि कहते हैं। जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है उसको कर्क राशि कहते हैं। जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है उसको मकर राशि कहते हैं। जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है उसको मीन राशि कहते हैं। तो ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक आपको समझाने की कोशिश की है कि 1 से 12 तक कौन सी राशि होती है, आप इसको भी पूछ करके समझ सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जानते ही हैं वैसे राशि के बारे में, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। राशि के बारे में सभी लोग जानते हैं। अगली स्क्रीन पे देखिए, आपको राशि के स्वामी दिखाए हुए हैं। राशि के स्वामी अगर आप देखेंगे तो मेष राशि का स्वामी जो है मंगल कहलाता है और इसका स्वभाव चर स्वभाव होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। अब आप देखेंगे मंगल जो है मेष का भी है, वृश्चिक का भी है। उसी तरह से जो शुक्र है वो तुला का भी है, वृषभ का ही है। और बुध जो है वो कन्या का भी है, मिथुन का भी है। तो ये दो दो ग्रह जो हैं ये दो 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 राशियों के स्वामी हैं, दो तीन तीन चार ग्रह जो हैं, तो ये भी ध्यान देना होगा यहाँ पे। धनु राशि जो है इसका स्वामी गुरु है। मकर राशि जो है उसको स्वामी आप देख सकते हैं इस तरह से। अगली स्क्रीन पे आप देखिए कि मैंने उच्च राशि के ग्रह दिखाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि 1 नंबर पे जो लिखा हुआ है इसमें सूर्य उच्च का होता है। 2 नंबर पे आप देखेंगे तो राहु उच्च का होता है, चंद्रमा भी उच्च का होता है। 3 नंबर पे भी राहु उच्च का दिखाया हुआ है, क्योंकि राहु एक कंफ्यूजन वाला ग्रह है, तो इसका ज्योतिषियों में भी कंफ्यूजन है कि 2 नंबर उच्च का है, 3 नंबर उच्च का है। कुछ ज्योतिषी कहते हैं 2 नंबर उच्च का है, कुछ ज्योतिषी कहते हैं 3 नंबर उच्च का है। तो 2 और 3 दोनों में राहु की उपस्थिति अच्छी मानी गई है। ठीक है। 4 नंबर में बृहस्पति उच्च का होता है। 6 नंबर में बुध ग्रह उच्च का होता है। 7 नंबर पे शनि ग्रह उच्च का होता है। अगेन राहु जहाँ होता है केतु हमेशा उसके विपरीत दिशा में होता है, एकदम विपरीत। तो केतु का भी अच्छा ग्रह 8 और 9 माना गया है। 10वां भाव मंगल उच्च का है और 12वां भाव शुक्र उच्च का है। उच्च के ग्रह ज्यादातर अच्छे फल देते हैं। हम अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें यही समझना चाहिए कि अगर कोई ग्रह उच्च का है तो उससे संबंधित फल अच्छा मिलेगा। हालांकि इसके भी कई अपवाद हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिकली शुरुआत करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई ग्रह इनमें से किसी नंबर पे लिखा हुआ है, जैसे 1 नंबर पे सूर्य है, 4 नंबर पे बृहस्पति लिखा हुआ है, तो ये ग्रह उस भाव में उच्च के हैं और आपको उनसे संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा ग्रह उच्च के होंगे उतना अच्छा फल देंगे। आप इसको भी ऐसा समझ सकते हैं शुरुआत करने के लिए। तो उच्च के ग्रह अगर कुंडली में है तो उससे संबंधित आप करियर भी बना सकते हैं। ठीक है। और अगली स्क्रीन पे देखिए, अब नीच का भी, जैसे अगर कोई ग्रह उच्च का है तो ग्रह नीच का भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं सूर्य ग्रह 7 नंबर में नीच का होता है। चंद्रमा 8 नंबर में नीच का होता है। राहु 8 नंबर में नीच का होता है। बृहस्पति 10 नंबर में नीच का होता है। बुध 12 नंबर में नीच का होता है। शनि 1 नंबर में नीच का होता है। केतु अगेन राहु के जस्ट अपोजिट 2 3 में नीच का होता है। मंगल 4 में नीच का होता है। शुक्र 6 में नीच का होता है। नीच ग्रह जनरली अच्छे फल नहीं देते हैं। हालांकि नीच ग्रह के भी अपवाद है, लेकिन वो अपवाद अपन शुरू में डिस्कस नहीं कर सकते। आपको जस्ट शुरू में ये समझना होगा कि अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो ग्रह अच्छे फल नहीं देता है जनरली, जब तक कि उसके उपाय नहीं किए जाते हैं या उपाय ऑटोमेटिक कुंडली में नहीं हो जाता है, क्योंकि कई कई बार नीच भंग भी हो जाता है। लेकिन अभी शुरुआत में इस चीज़ को मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो शुरुआत में आप बस यही समझिए कि अगर कोई ग्रह इस नंबर पे लिखा हुआ है, सेम सेम नंबर पे आपकी कुंडली में है या किसी और कुंडली में है, तो नीच का रहता है और बहुत अच्छा फल नहीं देता है। जैसे सूर्य नीच का 7 नंबर पे आप देख सकते हैं, तो सूर्य नीच का हमेशा अक्टूबर नवंबर में होता है। सूर्य नीच का 13 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में जनरली होता है। तो अगर इसके बीच में आपका बर्थ है तो आपको सूर्य नीच का मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका बर्थ 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में है तो आपको सूर्य उच्च का मिलेगा। तो सूर्य के लिए फिक्स है, अगर आपका जन्म अप्रैल से मई के बीच में हुआ है तो सूर्य उच्च का रहेगा। अगर आपका जन्म अक्टूबर से नवंबर के बीच में हुआ है तो सूर्य जो है नीच का रहेगा। इसी तरह से हर ग्रह की अपनी एक चाल है, उसी हिसाब से ये नीच के उच्च के होते हैं और उसी हिसाब से फल प्रदान करते हैं। हालांकि कलयुग में अगर नीच के जो ग्रह होते हैं ये भी एक अच्छा फल देते हैं, क्योंकि आजकल आदमियों की जो हरकतें हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो नीच के ग्रहों की तरह असर करते हैं। तो अगर आप देखें तो आज के ज़माने में वैसे नीच के ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। अगली स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो मैंने मित्र और शत्रु ग्रहों को दिखाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं, कौन से ग्रह आपस में शत्रु हैं। इसमें समझाने का ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है। आप जैसे स्क्रीन में पहुंच कीजिए, आप स्क्रीन को रोक दीजिए और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझने से समझ में आएगा। बाकी ऐसे अगर मैं उसको दोहरा भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। सूर्य का पुत्र शनि है, तो सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, ये सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को आप इससे ध्यान रख सकते हैं, सूर्य शनि आपस में शत्रु है। शुक्र भी चूंकि एक गर्म ग्रह और सूर्य भी एक गर्म ग्रह है, तो ये आपस में जल जाते हैं। तो सूर्य शुक्र भी आपस में जो है शत्रु हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं चंद्रमा कोई शत्रु नहीं है, बुध का शत्रु चंद्रमा है।
गुरु चूंकि ज्ञान का कारक है, शुक्र जो है भौतिक ग्रह है, तो गुरु शुक्र आपस में शत्रु है। ठीक है। शनि जो है, शनि अगेन सूर्य का शत्रु है, शनि चंद्र का शत्रु है। राहु केतु आप देख सकते हैं जो कि एक छद्म ग्रह है। राहु केतु ये खराब ग्रह ही है एक तरह से, अगर आप इनको बोल सकते हैं तो ये शनि और शुक्र के मित्र हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको आपको समझना पड़ेगा, आप इनको रट नहीं सकते। अगर आप समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और आप चाहो तो इनको रट भी सकते हो, रटने से भी ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, जैसा आपको सही लगे। आपको पूरी टेबल दिया हुआ है, टेबल समझाना मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता। आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए कौन सा ग्रह, अगर अब इसमें ये कि अगर कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह के साथ बैठता है तो वो अच्छा फल देता है, और कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठता है तो वो बुरा फल देता है। तो अगर ग्रह मित्र ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छी बात है। तो कुंडली में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह जो है अपने मित्र ग्रह के साथ बैठना चाहिए, और कम से कम ग्रह शत्रु के साथ बैठना चाहिए। अगली स्क्रीन पे आप देखेंगे तो दृष्टि संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योतिष में। दृष्टि संबंध जो है, अगर जो भी ग्रह जहाँ बैठता है तो वो हमेशा अपने सामने देखता है, ये ज्योतिष का फिक्स रूल है। तो जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उससे बिल्कुल सामने वाले जो ग्रह है उस पर देखता ही देखता है, और वहाँ पे अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है 100%। तो अगर ये ग्रह शनि है या राहु है या मंगल है तो डेफिनेटली नुकसान ही करेगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह नहीं है। लेकिन अगर आप देखें गुरु, बुध, चंद्रमा, शुक्र भी काफी हद तक शुभ माना गया है, तो ये ग्रह शुभ ग्रह हैं और ये अपने सामने हमेशा अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मंगल जो है वो चौथे नंबर पे भी देखता है। अब ये देखता कैसे, मैं आपको अगली स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मंगल जो है चौथे नंबर पे भी देखता है, 8वें पे देखता है। इसके अलावा गुरु 5वें 9वें पे, गुरु की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु जहाँ भी देखता है वहाँ अमृत की वर्षा करता है, तो आप समझ लीजिए गुरु की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु की दृष्टि 5 7 9 होती है। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी आप समझिए, क्योंकि शनि जहाँ देखता है वहाँ दुख की बरसात करता है। तो शनि की दृष्टि सात भी सबकी है, सात आप देखिए, सात सब में कॉमन है। लेकिन 3 और 10 शनि का भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो शनि तीनों जगह देखता है। तो शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि जन्म पत्री में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी जन्म पत्री को अगर आप देख रहे हैं तो शनि और गुरु को जरूर देखें। इसके अलावा हर ग्रह अपने घर से सामने वाले घर में देखता ही है, तो इससे संबंधित आप फलादेश कर सकते हैं। अब आप अगली स्क्रीन पे देखिए, जैसे गुरु 4 नंबर पे मैंने दिखाया हुआ है, 4 नंबर या दूसरे भाव में गुरु दिखाया हुआ है। अब गुरु 5वीं दृष्टि से भी देखता है, अगर आप देखेंगे तो आप गिनिए वहां से 4 5 6 7 8, तो गुरु क्या है, छठे भाव को देख रहा है। गुरु जहाँ शनि बैठा हुआ उसको देख रहा है। तो गुरु चूंकि एक अच्छा ग्रह है, गुरु एक अमृत की बरसात करता है, तो आदमी को बीमारी से बचाएगा। ठीक है। अगले स्क्रीन पे देखे, गुरु अपने सामने देखेगा ही देखेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने सामने देखता ही देखता है। तो गुरु 8वें भाव को देख रहा है जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये आदमी को अकस्मात होने वाली घटनाओं में फायदा देगा। हो सकता है कि इसको कुछ अकस्मात फायदा भी हो जाए। और अगला अगर गुरु का देखें, गुरु 9वीं दृष्टि से भी देखता है, जो कि आपके 10वें भाव है। तो अगर गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से आप और ग्रहों का भी देख सकते हैं, खुद से देखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। सारे ग्रह जो है अपने आसपास अपने सामने जरूर देखते हैं। जैसे देखिए मंगल लग्न में बैठा हुआ शादी के घर को देख रहा है, तो मांगलिक बना रहा है, ये आपकी शादी में कुछ विघ्न पैदा करता है। अगली स्क्रीन पे देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, इसमें इतना डिटेल में दिया हुआ है कि शायद एक बार तो आपको समझ में भी नहीं आएगा इसमें। तो जैसा आप देख सकते हैं सूर्य फर्स्ट भाव में बैठा हुआ है, तो शादी के घर को देख रहा है। और चंद्रमा इसमें देखिए आप 5वें घर में बैठा हुआ है, तो 11वें भाव को देख रहा है। और मंगल इसमें आप देखिए 8वें घर में बैठा हुआ है, तो चौथी दृष्टि से तो 11वें भाव को देख रहा है। शनि 8वें भाव में है, तो तीसरी दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है। इस तरह से आप इसको देख के समझने की कोशिश कीजिए। समझाने से तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने इसको किया हुआ है। आप जस्ट इसको देख के समझने की कोशिश कीजिए एरो के थ्रू, कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ देख रहा है। क्योंकि हर ग्रह अपने सामने वाले ग्रह को देखता है, तो ये तो एक थंब रूल हो गया कि जो भी ग्रह जहाँ बैठेगा उससे जस्ट सामने वो देखेगा ही देखेगा। और अगर शुभ ग्रह है तो अच्छा फल देगा, और अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल देगा। लेकिन मंगल जो है, वो मंगल अपने सामने के अलावा एक अपने से चौथे घर को भी देखता है, और अपने से 8वें घर को भी देखता है। इसी तरह शनि जो है अपने से तीसरे घर को भी देखता है, और अपने से 10वें घर को भी देखता है। अब अगर किसी घर को शनि मंगल राहु ज़्यादा देखते हैं तो वो ग्रह का जो है फल बहुत ही अशुभ मिलता है। और किसी ग्रह को अगर शुभ ग्रह जैसे गुरु शुक्र बुध देखते हैं तो उस घर का जो है फल बहुत अच्छा मिलता है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ज्योतिष में दृष्टि का जो संबंध है बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से ग्रहों की युति जैसा ही प्रभाव है। अगर कोई ग्रह कहीं देख रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो ग्रह वहीं बैठा है एक तरह से। तो यानी कोई भी ग्रह 50% फल तो जहाँ बैठा हुआ है वहाँ देगा, और 50% फल जहाँ देख रहा है वहाँ देगा। तो अगर किसी शुभ भाव को शुभ ग्रह देखता है तो उसकी शुभता में वृद्धि होती है, और कोई बुरा ग्रह देखता है तो उस भाव से संबंधित हानि होती है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आप खुद पहुँच करिए, खुद समझने की कोशिश करिए।
अगली स्क्रीन पे देखिए मैंने एक जन्म कुंडली दिखाई हुई है, इसमें मैं आपको ग्रहों की युति दिखाने वाला हूँ। आप देखिए जो लग्न है वो 2 नंबर दिखाया हुआ है, मतलब ये वृषभ लग्न का जन्म कुंडली है। चंद्रमा और सूर्य दोनों बैठे हुए, मतलब हमें बोल सकते हैं कि 2 ग्रहों की युति लग्न में है। तो चंद्रमा और सूर्य जो है ये 2 नंबर पे बैठा हुआ है। अब हालांकि आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर चंद्रमा और सूर्य साथ में है तो ये जो है अमावस्या का जन्म है। अमावस्या या अमावस्या के आसपास अगर जन्म होता है तो चंद्र सूर्य साथ होते हैं। आप देख सकते हैं 2 नंबर पे लिखा हुआ है। तो ये 2 ग्रहों की युति कहलाती है। मैं युति के लिए आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे 11वें भाव में मंगल शनि राहु बैठे हुए हैं, ये 3 ग्रहों की युति बना रहा है। तो इस ग्रह से तो जो 11वां भाव है यहाँ पे आपको तीनों ग्रहों का प्रभाव मिलेगा। और 12वें भाव को देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बुध और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं, तो यहाँ 2 ग्रहों की युति है। तो इस तरह से ग्रहों की युति देखी जाती है। अगर किसी भाव में 2 ग्रह 3 ग्रह 4 ग्रह किसी 5-5 ग्रह भी बैठे होते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। अगर 2-3 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उस ग्रह से संबंधित जो फल मिलते हैं उनमें वृद्धि होती है, आपको अच्छे फल मिलते हैं। 3 ग्रह बैठते हैं तो और भी अच्छे फल मिलते हैं। अशुभ ग्रह बैठते हैं तो ज़्यादा शुभता आती है। ये आपको खुद को भी समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, जब आप धीरे धीरे कुंडली देखना सीखेंगे। ठीक है, तो एक मैंने ग्रहों की जस्ट युति आपको समझाने की कोशिश की है कि 2 ग्रह भी बैठ सकते हैं एक साथ, एक भी बैठ सकता है, कोई भाव खाली भी रह सकता है, कहीं 3 ग्रह भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब अगला आप देखिए कि एक जन्म कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं। ये जन्म कुंडली कभी ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी रहे बिल गेट्स। अब इनकी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि ये क्यों मतलब जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना बड़ा इन्होंने काम किया कि ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी बने। और अभी रिसेंटली इनका 2-4 महीने पहले ही तलाक हुआ है, तो वो तलाक क्यों हुआ आप देखिए। दोनों चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर दिमाग है। आदमी का दिमाग एक तरह से कंप्यूटर ही है। तो दिमाग का ग्रह होता है बुध, और बुध मतलब मरकरी। मरकरी 6 नंबर में उच्च का होता है जैसा आप जानते हैं। और अगर आप उसकी खुद की राशि देखेंगे तो 3 नंबर की होती है। अब आप इनके लग्न भाव को देखिए, 3 नंबर लिखा हुआ है। लग्न भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है तो जो बुध का कारक है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की तरफ सोचना इन्होंने शुरू किया। इनका जो है बुद्धि, मतलब इनका बुद्धि अच्छा था। अब आप इनका 6 नंबर जहाँ देखेंगे, देखिए मरकरी लिखा हुआ है, मतलब बुध इनका उच्च का है। बुध उच्च का है तो इनका मतलब दिमाग इन्होंने जो है मतलब उस दिशा में दौड़ाया कि मैं अपना कंप्यूटर मतलब कुछ ऐसा कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ, ताकि जिससे मेरे को लाभ हो। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो लग्न है वो भी बुध को दिखा रहा है, और चौथा भाव जो है वहाँ भी बुध का उच्च का है, तो ये बुध के प्रभाव में है। तो इन्होंने कंप्यूटर की तरफ जाना शुरू किया। अब देखिए बुध के साथ मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल पेशन देता है आदमी को। तो बुध के साथ अगर मंगल बैठा हुआ है तो इन्होंने कंप्यूटर की तरफ पेशन लगाया, मतलब इन्होंने पूरी रुचि लगाई कि मैं कंप्यूटर में कुछ करके ही दिखाना है, इस तरह की भावना दिखाई। और उसके बाद देखिए कि अब चंद्रमा सामने बैठा हुआ है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, तो बुध आप देखिए मंगल के साथ बैठा है तो इनको पेशन मिला, और चंद्रमा सामने से देख रहा है तो शुभता मिली। लेकिन फिर भी ये सबसे बड़े आदमी कैसे बने हैं, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए उसके जो 5वां नंबर है वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है, और जो 7वां नंबर है वहाँ वीनस बैठा हुआ है। तो ये जो बुध है वो पूरा शुभ ग्रहों के प्रभाव में ये शुभ कर्तरी योगा बन गया। यहाँ पे थोड़ा एडवांस है पर आप समझिए। तो इस वजह से बुध जो है बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और इस वजह से इन्होंने कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, और ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी बने। ठीक है, अगला आप देखेंगे इनका तलाक कैसे हुआ, इसको भी आप समझ सकते हैं। आप देखिए कि जो मंगल है वो चौथे भाव में बैठा है, और चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है। साथ ही शनि भी जो है वो 9वें भाव को देख रहा है। आप देखिए शनि जो है 7वें भाव में बैठा हुआ है और 9वें भाव को देख रहा है। तो इनके जो है शादीशुदा जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें आई होगी, और फाइनली इन्होंने काफ़ी लेट अवस्था में जाके जो है तलाक लेने का फैसला किया। तो आप देख सकते हैं कि जन्मपत्री से हम काफ़ी आसानी से कई चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब केवल जस्ट हमने केवल शनि मंगल के प्रभाव में ये देख लिया कि इनका तलाक हो गया, और बुध के प्रभाव में हमने समझा कि इनको जो है कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट क्यों था। कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने इतने बड़े बड़े एक तरह से आविष्कार ही बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उस क्षेत्र में उन्होंने ऐसा क्या किया कि इस वजह से बहुत बड़े आदमी बने, क्योंकि बुद्ध के प्रभाव में ये थे। और बुद्ध का एकदम जितना शुभ फल जो मिल सकता है वो इनको मिला हुआ है। आप देखिए एकदम मतलब बुद्ध लग्न का मालिक बुद्ध था, बुद्ध उच्च का है, बुद्ध को चंद्रमा भी देख रहा है, मंगल साथ में बैठ के पेशन भी दे रहा है, और बुद्ध के अगल बगल में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। तो सारा जो बुद्ध एकदम बिल्कुल शुभ है इनका, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर में इतनी अच्छा जो है किया। ठीक है, तो आज मैंने एक आपको समझाने की कोशिश की। एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है इसको समझाने के लिए, पर जस्ट मैंने एक आइडिया आपको देने की कोशिश किया है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से ही आप जो है शुरुआत कर सकते हैं जन्मपत्री देखने की। इस वीडियो को देखने के बाद आप जन्मपत्री देखने समझने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली मैं आगे और भी वीडियो अपलोड करूंगा। अगर इसके व्यू अच्छे आए तो मैं आगे और भी एडवांस पार्ट बनाऊंगा, जिससे आप जन्मपत्री देखना सीख सकते हैं। इसके मैं 3-4 पार्ट और बनाऊंगा, और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। एक बार देखने से तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार में समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको 3-4 बार इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।